हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। पास्ट रीइंकार्नेशन एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है। वो जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। हमें पता चलता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम रोनन है। वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी होती हैं। रोनन कहता है कि यहाँ पर सारा कुछ खत्म हो चुका है, सभी लोग मारे गए। यूथ अपने मिशन को कम्प्लीट करने में फेल हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं, पर यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसी के साथ रोनन को किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक डीमन और एंजल का मिक्सचर क्रिएचर होता है। रोनन कहता है कि तो तुम अभी भी जिंदा हो। क्रिएचर कहता है कि ह्यूमंस मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा पावरफुल निकले। हमें पता चलता है कि जिसे मैं यूथ बोल रहा था वो ये जाइंट ही है। 20 दिन पहले ऐसा ही कई सारे जाइंट्स अर्थ पर अपीयर हुए थे जिन्होंने ह्यूमंस के साथ जंग छेड़ दी और वो सभी मारे गए और ह्यूमंस भी मारे गए। सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सभी जाइंट्स अर्थ पर किसी अननोन गोल के लिए डिस्ट्रक्शन मचा रहे थे। रोनन जाइंट से कहता है कि इस एम्पायर लैंड में ही तुम्हारी कब्र बनेगी, तो तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। जाइंट बोलता है कि अभी और भी जाइंट आएंगे जो कि तुम्हें और तुम्हारे वर्ल्ड को पूरी तरह खत्म कर देंगे। रोनन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो तुम्हारे सभी साथियों को पहले ही खत्म कर दिया है, साथ ही मैंने तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को भी खत्म कर दिया है। जाइंट कहता है कि कौन से फ्रेंड्स। रोनन बताता है कि वो एक रेड ड्रैगन जिसने सभी को जला दिया था उसे भी मैंने खत्म कर दिया, और दूसरा वो मे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था जिसका नाम लोअर हॉर्न था। तुम सब तो यही डिजर्व करते हो, तुम सब तो मरना ही डिजर्व करते हो। भले ही हमने तुमसे फाइट करके काफी कुछ खोया है, हमारे सभी बच्चे मारे गए हैं। मैं अब तुम्हारी स्पीशीज को इस वर्ल्ड से पूरी तरह इंस्टिंक्ट कर दूंगा। तुम्हारी स्पीशीज कहीं भी नहीं बचेगी, तुम यहाँ से खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। जाइंट रोनन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे ही ब्लफ नहीं कर रहे हो, मुझे पता है कि अब हमारी स्पीशीज खत्म होने वाली है। तुम्हारी विल पावर काफी ज्यादा है, अगर तुम किसी अच्छे हाथों से ट्रेंड होते तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनते। रोनन कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो अब मरने के डर से। अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो तुम्हें मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तो शांति से तुम अब मारे जाओ। जाइंट रोनन से बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव ह्यूमन है, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। रोनन जाइंट से बोलता है कि अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। इसी के साथ रोनन जाइंट की गर्दन पे अटैक करके उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और जाइंट मारा जाता है। रोनन बोलता है कि इन सभी जाइंट्स के आने की वजह से मेरे सभी फ्रेंड्स मारे गए और सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स और बाकी साथियों के साथ काफी अच्छे से रहता था, पर जाइंट्स के आने के बाद उन सभी की सिर्फ लाशें ही बची है। रोनन उन सभी की लाशों के पास आ जाता है और कहता है कि तुम सभी बेवकूफ थे जो तुमने इनसे फाइट की और तुम सभी मारे गए। क्या ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कम पावरफुल था? तुम सभी फाइट करने पहले गए क्योंकि तुम ज्यादा पावरफुल थे। जब तुम सभी ने जाइंट से फाइट की तब तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया ताकि मैं मारा ना जाऊं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उन जाइंट्स ने एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन के अलावा सभी को खत्म कर दिया। सिर्फ मेरी स्वॉर्ड उन जाइंट्स को इफेक्ट कर पा रही थी, बाकी सोल्जर्स के अटैक उन जाइंट्स को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो मुझे पता है तुम सभी मरे नहीं हो, मैं किसी को नहीं जानता जो मर रहा हो। इसी के साथ रोनन को किसी की आवाज आती है। रोनन कहता है कि ये आवाज तो उसकी है, क्या वो अभी तक जिंदा है? मैं इन इंजरी के साथ यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने आप को फोर्स करता हुआ आवाज तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि तो तुम अभी तक जिंदा हो जनरल। उसकी नजर जनरल के कटे हुए हाथ पे पड़ती है। फिर हमें जनरल दिखाया जाता है जिसका नाम एडिसन होता है। रोनल जनरल से बोलता है कि आपकी कमांड की वजह से हम इस वॉर को जीत चुके हैं। जनरल रोनन से बोलती है कि सबसे जरूरी बात तो यह है कि हमने उन जाइंट्स को खत्म कर दिया। रोनन बोलता है कि हाँ, मैंने उन सभी जाइंट्स को खत्म कर दिया, अब आपको उनकी बॉडी भी नहीं मिली। जनरल बोलती है कि मुझे पता है कि वो सभी जाइंट्स मारे गए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोनन। रोनन जनरल से बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक करने की जरूरत नहीं है, इसके बदले मेरी एक रिक्वेस्ट है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। जनरल बोलती है कि कौन सी रिक्वेस्ट? रोनन बोलता है कि ये सभी हमारी कॉमनर्स की लाशें हैं, हमें अपने सभी कॉमनर्स की लाशों को अच्छे से जलाना होगा और तुम्हें इन्हें अच्छे से ट्रीट करना होगा, बस इतना ही। तभी अचानक रोनन के मुंह से कुछ ब्लड निकलता है। रोनन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं किसी भी सेकंड मर सकता हूँ, मुझे जल्दी से इन सभी कॉमनर्स की लाशों को जलाना होगा ताकि इन्हें कोई अबैंडन ना करे और फिर मैं शांति से मर सकता हूँ। जनरल रोनन से बोलती है कि क्या तुम इस सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हो? रोनन बोलता है कि मुझे अभी जिंदा रहना था और मुझे कुछ और करना था। रोनल जनरल से बोलता है कि अगर तुम्हें एकेडमी जाने का मौका मिले तो तुम क्या करना चाहोगे? जनरल बोलती है कि क्या एक एकेडमी? रोनन बताता है कि मुझे उस जाइंट ने याद दिलाया था, मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे एकेडमी भेजने के लिए काफी कुछ मेहनत की थी, वो काफी ज्यादा अच्छी है, उनकी विश है कि मैं एकेडमी जाके पढ़ूं, पर मैं अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जनरल रोनल से बोलती है कि एक बार रेन होना बंद हो जाए फिर हम तुम्हारी फैमिली को सर्च करने के लिए जाएंगे। तभी आसमान से एक बूंद पानी की जमीन पे गिरती है और बारिश रुक जाती है। वैन और जनरल कहते हैं कि अचानक वो सभी तूफान कहाँ चले गए और बारिश अचानक कैसे रुक गई। अचानक धरती कांपने लगती है और ऊपर दूसरा कोई जाइंट आ जाता है, उसके 8 विंग्स होते हैं। उस 8 विंग ने अपने साथ पूरी जाइंट्स की आर्मी लेके होता है। वो आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होती है। जनरल कहती है कि मुझे तो लगा था जिन जाइंट्स को हमने मार दिया उन जाइंट्स के अलावा कोई और जाइंट्स नहीं है। इसी के साथ जनरल कहती है कि 3 चांस मेरे जा चुके हैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बचा है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। तभी रोनन जनरल से चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम जल्दी से अपने टेलीकिनेसिस पावर या किसी और पावर को यूज करते हुए मुझे उन जाइंट्स के ऊपर शूट करो, क्योंकि वो सभी जाइंट्स को उड़ना आता है और वो सभी जाइंट्स आसमान में है। दोस्तों, रोनन को उड़ना नहीं आता, पर जनरल के पास मैजिक पावर है तो वो टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हैं, पर रोनन को उन जाइंट्स के पास उड़ाकर पहुंचा सकती है। जनरल रोनन से बोलती है क्या तुम इस सिचुएशन में भी उन सभी जाइंट्स से फाइट करना चाहते हो? हमारा उन जाइंट्स के सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है। रोनन बोलता है कि हाँ, मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ, भले ही मैं मर जाऊँ पर मैं उनसे लड़ते हुए मरूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन सभी जाइंट से कहता है
कि मैं तुम सभी जायंट्स को खत्म कर दूंगा। जनरल कहती है कि ये तो इस सिचुएशन में भी हार मानने को तैयार नहीं है, ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये इन जायंट्स के सामने एक सेकंड भी टिक सके, पर ये इनसे फाइट करना चाहता है। जनरल रोनन को आवाज देती है। रोनन बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ तो तुम अभी बात मत करो। इसी के साथ जनरल रोनन को किस कर लेती है। वो अपने मुंह से रोनन के मुंह में एक क्रिस्टल को डाल देती है। रोनन कहता है कि आखिर तुमने मेरे मुंह में क्या डाला है। जनरल रोनन के कान में बोलती है कि अब तुम्हें इस वर्ल्ड को बचाना पड़ेगा। रोनन बोलता है कि आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रही हो, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, तुम कभी हार मानने की कोशिश मत। रोनन के पीछे हमें 8 विंग जायंट को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लिया होता है। वो एनर्जी बॉल को उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। काफी बड़ा धमाका होता है। हमें उस क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि वेपराइज हो रहा होता है। रोनन की एक जगह पर आंख खुलती है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो मेरा होम टाउन न्यूट्रॉन है, क्या मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। तो इसका मतलब जनरल बिल्कुल सही कह रही थी। उसने अपने आप को 3 बार पहले ही रीइनकार्नेशन करके इस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकाम रही। अब उसने मेरे को चौथी बार रीइनकार्नेशन कर दिया ताकि मैं इस वर्ल्ड को बचा सकूं। मुझे उन जायंट्स की पावर का पता लगाना होगा कि उनकी पावर कहां से आती है ताकि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचा सकूं। पेड़ में अपना सर पटकता हुआ कहता है कि अगर ये सपना है तो जल्दी से मुझे उठना होगा। सभी लोग रोनन को ऐसा करते हुए देख रहे थे। तभी उसे याद आता है कि इस वर्ल्ड में उसकी एल्डर सिस्टर भी है। वो एक स्टिक को उठा के एल्डर सिस्टर से मिलने के लिए चला जाता है। वो जा ही रहा होता है तभी उसे कुछ लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को पेड़ के साथ उल्टा लटका रखा है। ये सभी तो काफी ज्यादा घटिया हैं। ये सभी बिल्कुल मेरे पिछले लाइफ के पास्ट की तरह है। जरा रुको, उस बच्चे को रस्सी की मदद से नहीं बल्कि मैजिक पावर की मदद से लटका रखा है। इस वर्ल्ड में मैजिक पावर जिस भी पर्सन के पास होता है उसे काफी ज्यादा खास और रेयर माना जाता है। रोनन कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर जो मैजिक यूजर है वो कहीं ना कहीं छुपा होगा। अब हमें मैजिक यूजर को दिखाया जाता है जो कि एक बच्ची होती है। वो अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए उस लड़के को हवा में लटका रखी थी। वो उन बुली से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी ज्यादा बुरा है, इससे इसे हार्म भी पहुंच सकता है। पर उसने ये बात काफी धीरे से कही थी। अब हमें वो लड़के को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के साथ लटका होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे को जाने दो, मेरे पास जो मनी है वो मैं अपनी मॉम की मेडिसिन के लिए लेके जा रहा हूँ। बुली उस बच्चे से कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे तो बस मनी चाहिए और मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला। इसी के साथ बुली उस बच्चे को कई सारी चांटे मारता है। इतनी ज्यादा मार खाने के कारण वो बच्चा वहीं पर बेहोश हो जाता है। बुली उस मैजिक गर्ल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे होश में लाने के लिए काफी ज्यादा ऊपर टांगना चाहिए। मैजिक गर्ल बुली से कहती है कि अगर मैं उसे इतनी ज्यादा टॉप पर लटकाऊंगी तो वो स्लिप कर सकता है और उसे काफी ज्यादा हार्म पहुंचेगा। बुली उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, आप जल्दी से इसे ऊपर लटकाओ। हमें पता चलता है कि मैजिक गर्ल का नाम एसिले होती है। वो बुली की धमकी सुन के काफी ज्यादा घबराई होती है। वो सोच रही होती है कि क्या मैंने मैजिक सीख के काफी बड़ी गलती की है। वो कहती है कि मैंने मैजिक इसलिए सीखा था ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और लोगों के लिए कुछ काम आ सकूं। इसी के साथ वो अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करती है और वो यूज करने लगती है उस लड़के के ऊपर। तभी उसके पीछे से उसके ऊपर कोई स्टिक मारने वाला पर्सन रोनन होता है। वो कहता है कि क्या तुम इस लड़के को मारना चाहते हो। अब हमें लड़के को दिखाया जाता है जो कि मैजिक पावर के खत्म होने के कारण नीचे गिर जाता है। ये देख के बुली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एशली ने अपनी मैजिक पावर को कैंसिल कर दिया। वो एशली को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। एशली कहती है कि ये मैंने नहीं किया। रोनन एशली से बोलता है कि तुम इन किचरों के साथ काम करना छोड़ो, तुम मेरे से बात करो। पीछे से वो बुली रोनन को गाली देता हुआ कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत भी कैसे हो। रोनन एशली से कहता है कि क्या तुम टेलीकिनेसिस पावर को लर्न कर रही हो। एशली कहती है कि हाँ मैं टेलीकिनेसिस पावर को लर्न कर रही हूँ। रोनन अपने मन में सोच रहा होता है कि उन जायंट से लड़ने के लिए टेलीकिनेसिस यूजर काफी ज्यादा काम आएगा मेरे लिए। बुली अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो काफी गुस्से में रोनन से कहता है कि तुम्हारी मुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे हुई, आज मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। बुली रोनन के ऊपर अटैक कर देता है। रोनन कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें कुछ मैनर सिखाता हूँ। रोनन बुली को देख के ही बता देता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा लंबी है और वो मेरे सामने काम नहीं आने वाली, इसका पोस्चर भी काफी ज्यादा बेकार है और इसने स्वॉर्ड को भी ठीक से पकड़ी नहीं है। बुली रोनन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। रोनन उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। बुली सोच रहा होता है कि ये तो मेरी एज का है तो इसने मेरी स्वॉर्ड के अटैक को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर लिया। रोनन कहता है कि मैं तो पिछली लाइफ में एक सोल्जर था, मेरे पास पिछली लाइफ के बैटल सेंसेस अभी भी हैं। बुली हंसता हुआ रोनन से कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो जो तुम मेरे पहले अटैक से बच चुके हो। रोनन कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं अनलकी तो उस समय था जिस समय मेरी पिछली लाइफ थी। बुली रोनन से कहता है कि मैं तुम्हें अभी इस फाइट में हराने के बाद तुम्हारा एक हाथ को काट दूंगा और मैं तुम्हारी सिस्टर का भी ध्यान रखूंगा। ये बात सुनकर रोनन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रोनन काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्टिक की मदद से बुली के ऊपर एक स्लैश मारता है और उसका कान काट देता है। बुली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ इतनी तेजी से क्या हुआ। बुली अपने कान को पकड़ के चिल्लाने लगता है। रोनन उसके पास आता है और उसे गाली देता हुआ कहता है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम्हें मरना है। बुली के सभी साथी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि रोनन ने एक स्टिक की मदद से बुली के कान को कैसे काट दिया। रोनन उन सभी से कहता है कि तुम जल्दी से इसे यहाँ से लेकर चले जाओ नहीं तो मैं इसे पूरी तरह मार दूंगा। रोनन उन बुली से कहता है कि तुमने मेरे हाथों से मेरी स्टिक को चलवाया तो तुम जल्दी से जितना भी तुम्हारे पास गोल्ड है वो मेरे को दे दो नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। वो उनसे सारा गोल्ड लेकर उस लड़के को दे देता है। वो लड़का ये देख के काफी ज्यादा हैरान। वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझे ये सारा गोल्ड दे रहे हो, ये तो काफी ज्यादा है, इतना तो उन बुली ने मुझसे भी नहीं लिया था। रोनन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुम ले सकते हो क्योंकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वो रोनन को थैंक यू कहता है। रोनन कहता है कि अब तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एशली आ जाती है। एशली उस लड़के से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बुली के कहने पर तुम पे मैजिक पावर को यूज
कर रही थी। असली रोते हुए कहती है कि मैं उन बुली से काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैंने तुम पे अपनी मैजिक पावर को यूज किया। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं तुम्हारे सॉरी को अप्रिशिएट करता हूँ। इसी के साथ वो लड़का वहाँ से चला जाता है। असली उस लड़के को जाता हुआ देख के शर्मा रही थी, तो रोनन उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। असली काफी ज्यादा चौंक जाती है। रोनन जाता हुआ कहता है कि अब हम 4 दिन बाद मिलेंगे। असली बोलती है कि 4 दिन बाद क्या है? रोनन बताता है कि 4 दिन बाद फुल मून नाइट है, हम उसी दिन मिलेंगे। इसी के साथ रोनन एक इविल लुक देता हुआ कहता है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। असली काफी घबरा जाती है। वो कहती है कि ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊँ। रोनन अपने घर के बाहर आ जाता है। उसने अपने हाथ में कई सारे फ्लावर भी ले रखे होते हैं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ये फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आएंगे। उसकी सिस्टर बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा घर के बाहर कोई है, इसीलिए मैं बाहर देखने आ गई, पर ये तो तुम हो रोनन। रोनन अपने मन में कहता है कि तो फाइनली मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। इसी के साथ रोनन माफी मांगता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैं पिछले वाले में तुम्हें बचा ना पाया, पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस है। रोनन की सिस्टर रोनन से बोलती है तो तुम आज जल्दी आ चुका है? रोनन बोलता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ। इसी के साथ अब हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोनन की सिस्टर कहती है कि मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए गुलदस्ता लाया है फ्लावर का। वो कहती है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। रोनन कहता है कि मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम्हें ये फ्लावर काफी ज्यादा पसंद है। रोनन की सिस्टर रोनन से कहती है कि तुम्हें और ज्यादा खाना खाना चाहिए। रोनन की सिस्टर रोनन से कहती है तुम्हें और ज्यादा खाना खाना चाहिए। रोनन कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा खाना दे चुकी है, अब मुझे और नहीं चाहिए। रोनन अपनी सिस्टर से पूछता है तो तुम इस साल कितने साल की हो जाओगी? रोनन की सिस्टर कहती है कि मैं इस साल 22 ईयर्स की हो जाऊंगी। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों पूछा? रोनन कहता है कि बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। रोनन कहता है कि मैं 10 साल पास्ट में आ चुका हूँ। रोनन कहता है कि तो उन जेंट्स को आने में अभी 10 साल बाकी है, फिर यहाँ पर काफी बड़ी एक वॉर होगी। रोनन की सिस्टर बोलती है क्या तुम्हें फीवर है? रोनन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं अपनी सिस्टर और बाकी सभी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। रोनन अपनी सिस्टर से बोलता है कि मुझे एकेडमी जाना है। रोनन की सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए एकेडमी का बंदोबस्त कर दूंगी, पर मैं तुमसे पहले पूछती थी पर तुम तो तब मना करते थे। मैंने अभी रिसेंटली अपने माइंड को चेंज किया है। रोनन की सिस्टर जल्दी से कई सारे गोल्ड कॉइन को लेके आती है और कहती है कि ये तुम्हारे एकेडमी के लिए है। रोनन अपनी सिस्टर से कहता है कि आखिर तुमने ये कब सेव किया? उसकी सिस्टर कहती है कि ये मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए काफी पहले ही सेव किया था। वो पूछती है तो तुम किस एकेडमी में जाना चाहते हो? रोनन बताता है कि मैं इंपीरियल स्कूल फेलियन एकेडमी में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब हमें इंपीरियल स्कूल फेलिकन एकेडमी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि ये एम्पायर की सबसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक कासल की तरह दिख रही थी। इस एकेडमी में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इस एकेडमी को चलाने के लिए इंपीरियल फैमिली काफी ज्यादा फंड देती है। इस एकेडमी से ही एडिसन ग्रैंड कमांडर की पोजीशन पर आई थी फ्यूचर में। स्वॉर्ड मास्टर ली फैन ने भी इस एकेडमी से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और ऐसे ही कुछ और महान लोगों ने इस एकेडमी से स्टडी की थी। पर इस एकेडमी में जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस एकेडमी में ज्यादातर फेमस लोग हैं जिनके पास काफी ज्यादा मनी है, पर मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा है तो मैं इस एकेडमी में जाके ही दिखाऊंगा। रोनन ऐसे ही के पास आ जाता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ही तुम यहाँ पर आओगे। असली बोलती है अगर मैं यहाँ पर आती नहीं तो मुझे छोड़ते नहीं। रोनन बोलता है आज की नाइट हमारी काफी ज्यादा बिजी रहने वाली है, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। असली रोनन से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? रोनन बोलता है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, तुम मुझ पे अपनी टेलीकिनेसिस पावर को यूज करो, मैं तुम्हें टेलीकिनेसिस पावर यूज करना सिखाता हूँ। तुम जितना ज्यादा हो सके मुझे उतनी ऊंचाई पर उड़ाने की कोशिश करना। असली रोनन से बोलती है कि क्या टेलीकिनेसिस पावर यूज करो, पर ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। रोनन कहता है कि मैंने तुम्हें टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए देखा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बस टेलीकिनेसिस पावर को यूज करो। ठीक है मैं टेलीकिनेसिस पावर को यूज करती हूँ, पर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। असली अपनी पावर को यूज करते हुए इनविजिबल हैंड नाम का टेलीकिनेसिस रोनन के ऊपर यूज करती है। असली टेलीकिनेसिस पावर की मदद से रोनन को हवा में उड़ा देती है। रोनन सोच रहा होता है कि मैं तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर आ गया हूँ, इस पावर की मदद से मैं तो उन जायंट्स से फाइट कर सकता हूँ और उन्हें हरा सकता हूँ। टेलीकिनेसिस यूजर काफी ज्यादा रेयर होते हैं, उनकी मदद से मैं जायंट के साथ फाइट कर सकता हूँ। रोनन हंसता हुआ कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। असली बोलती है कि अब मैं थक रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा माना पावर नहीं है। रोनन असली से कहता है कि मुझे एक और चीज चेक करनी है। असली बोलते है कि आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है? रोनन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। रोनन अपनी स्वॉर्ड की मदद से असली के माना पावर को काट देता है और वो नीचे आ जाता है। असली पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? रोनन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। रोनन असली को बताता है कि ये मैंने एक्रोबैटिक मूवमेंट्स की मदद से किया है। असली पूछते हैं कि एक्रोबैटिक मूवमेंट्स क्या होता है जिसकी मदद से तुमने माना पावर को भी काट दिया? रोनन उसके सर पे एक पंच मारता है और कहता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए, इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊं। रोनन सोच रहा होता है कि एक्रोबैटिक मूवमेंट्स की मदद से ही उन जायंट्स के ऊपर मेरी स्वॉर्ड काम कर रही थी, पर बाकी की स्वॉर्ड काम नहीं कर रही थी। मैंने अभी भी महसूस किया है कि असली तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, अब जल्दी से इस बैग को उठाओ और मेरे पीछे आओ। हमें जल्दी से मून के डिसअपीयर होने से पहले वहां पर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आज की रात खास है। आज जो होने वाला है वो एम्पायर के हिस्ट्री बुक में लिखा जाएगा। असली रोनन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि फेलियन एकेडमी में जाना हमारे लिए बेकार रहेगा क्योंकि वहां पर तो एम्पायर के एलिट पर्सन ही जाते हैं। रोनन असली से बोलता है तुम्हें वहां की सभी चीज के बारे में पता है, पर तुम मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? असली बोलती है
कि ये कोई इश्यू की बात नहीं है, पर वहाँ पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। रोनन बोलता है कि मैं कोई डरपोक नहीं है जो आधे रास्ते में भाग जाऊँ, मैं वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए असली। अगर मैं सच कहूँ तो तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, इडियट हो और एक रोने वाली बच्ची है जो कि तुम छोटी छोटी बातों से डर जाती हो। ये बात असली के दिल पे लग जाती है। असली कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि तुम मुझे चेंज कर दोगे एक ना एक दिन। रोनन एक सीरियस लुक के साथ कहता है कि सब कुछ चेंज हो सकता है पर पास्ट चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए तुम एक दिन इसके लिए रिग्रेट जरूर करोगी। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अपने वर्ल्ड को बचा नहीं पाया और उसके लिए मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, पर तुम्हारे पास अभी भी काफी ज्यादा चांस है, तुम अपने आप को बदल सकती हो। असली ये सुन के सोचने लगती है कि रोनन तो मेरी काफी ज्यादा परवाह करता है। रोनन कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ रुकना, अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रोनन वहाँ से जाने लगता है। असली कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रोनन हंसता हुआ सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ ही उस एकेडमी में जाऊंगा। असली कहती है कि ठीक है, मुझे टीच करो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। रोनन एक इविल स्माइल देता हुआ कहता है कि मेरे पास एक प्लान है तुम्हें टीच करने के लिए। अब हमें जंगल में एक जगह आग दिखाई जाती है। असली रोनन से कहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। रोनन कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। हमें ओपोनेंट्स मिल चुके हैं। वहाँ पर गॉब्लिन्स होते हैं जो कि नॉर्मल गॉब्लिन्स नहीं होते हैं, वो लूनर गॉब्लिन्स होते हैं। सभी गॉब्लिन्स मजे में सो रहे होते हैं। रोनन असली से बोलता है कि ये काफी ज्यादा ग्रेट सिचुएशन है। असली पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे, अब हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि लूनर गॉब्लिन का इस एरिया में अपीयर होना साधारण सी बात है। इन गॉब्लिन्स की बॉडी नॉर्मल गॉब्लिन से अलग होती है। इनका रंग येलो होता है और इनकी बॉडी पर कई सारे स्पाइन्स होते हैं। पर एक असली लूनर गॉब्लिन गोल्ड और बाकी ट्रेजर के लिए काफी ज्यादा पागल होता है। वो गोल्ड को पाने के लिए कई सारे मर्चेंट को मार देता है, वो भी बेरहमी से। वो लूटे हुए गोल्ड को एक स्टोन के ऊपर रख देते हैं जिसे गॉड स्टोन भी कहा जाता है, और फुल मून की रात को अपने फेस्टिवल को कंटिन्यू करते हैं उस गोल्ड के साथ। रोनन कहता है कि आज भी फुल मून नाइट है। असली कहती है कि तो ये रीजन है जो हम यहाँ पर हैं। रोनन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आज हम इनके सभी ट्रेजर को लूट लेंगे। असली बोलती है कि मुझे लगता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस गोल्ड के पास आसपास सभी गॉब्लिन्स फैले पड़े हैं। पर तुम्हें इन गॉब्लिन्स के बारे में कैसे पता कि आज इनका फेस्टिवल है? रोनन कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं, पर वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रोनन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में इसे कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। रोनन अपने बैग को फैलाते हुए कहता है कि तुम्हें बस अपने टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए उन सभी ट्रेजर को इस बैग में भरना है, क्योंकि अभी वो सभी गॉब्लिन्स सो रहे हैं। इस तरह ये हमारे लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा। असली कहती है कि अगर मैंने साउंड कर दी तो वो सभी उड़ जाएंगे और फिर हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। असली कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुम्हें इस ट्रेजर को यहाँ पर जाने देना चाहिए। रोनन कहता है कि तुम तो एक डरपोक हो। विलेन एकेडमी में हमें लगने के लिए कुछ दो चीजें चाहिए। पहला, हमें ट्यूशन फीस देने के लिए मनी की जरूरत है, और दूसरा हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस मनी से भी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तुम्हें पता है विलेन एकेडमी में जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा एलीट है, उन्हें स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग मिलती है, तो हमें भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत है ताकि हम भी उनके लेवल पे पहुंच सके। हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें अपनी स्किल्स को यूज करते हुए यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन करना है, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमें अपनी लाइफ को खतरे में डालना ही होता है। ये गॉब्लिन्स हमारे परफेक्ट ओपोनेंट्स है। यहाँ पर हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। हम यहाँ पर मनी भी ले सकते हैं और एक्सपीरियंस को भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो तुम्हारे पास क्या इससे कोई बेटर आइडिया है? असली कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। रोनन कहता है तो ये डिसाइड हो चुका है। रोनन असली से कहता है तो अब स्टार्ट करने का समय हो चुका है। अब हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असली अपने टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए सभी ट्रेजर को उन बैग के अंदर भर रही होती है। रोनन कहता है कि ऐसे ही भरते रहो, तुम काफी अच्छा कर रही हो। अब बस लास्ट बैग बचा है, इसी के साथ लास्ट बैग भी भर जाता है और सभी ट्रेजर वहाँ पर खत्म हो चुका था। रोनन असली से कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा था ना, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेहतर होता है। असली कहती है कि हाँ ये तो काफी ज्यादा आसान था। रोनन सोच रहा होता है कि मैंने ये सोचा खुद भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो सकता है। इसने तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा अच्छा किया है। इसी के साथ रोनन एक इविल स्माइल देता हुआ कहता है कि मैंने एक गोल्ड की माइन को ही सर्च कर लिया है। रोनन कहता है कि अब हमने यहाँ पर अपने बैग्स को गोल्ड से भर लिया है, तो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। असली कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर सब कुछ काम हो गया है? रोनन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फॉरेस्ट में एक बर्ड बड़ी तेजी से उड़ रहा होता है, उसके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ चिकन हेड। उनकी आवाज पूरे फॉरेस्ट में फैल रही थी। रोनन और असली को भी उनकी आवाज आती है। असली सोच रही होती है कि आखिर आधी रात को यहाँ पर कौन इतनी तेजी से आवाजें लगा रहा है। उन लोगों की आवाज से एक गोब्लिन जाग जाता है। वो अपने ट्रेजर को देखता है तो वहाँ पर उनका ट्रेजर नहीं होता है। वो तभी अपने सभी गोब्लिन साथियों को जगा देता है। वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उनके ट्रेजर को किसने चुराया। तभी उनकी नजर पीछे झाड़ियों में छुपे असली और रोनन पे पड़ती है। ये देख के असली काफी ज्यादा घबरा जाती है। सभी गॉब्लिन्स रोर लगाते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। असली को लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मरने वाली है। इसी के साथ वो अपने घुटने टेक देती है। वो सोच रही होती है कि इनके सामने तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती हूँ। वो रोनन से कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपने इन ट्रेजर के बैग को उनके पास फेंकने वाले हो और फिर इसी के साथ भागने वाले हो? रोनन कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। रोनन अपनी स्वॉर्ड को निकालता हुआ असली से कहता है कि तुम्हें पता भी है, हम अगर इस गोल्ड को इन सभी गॉब्लिन्स को दे देते हैं तो हम अपनी ट्यूशन फीस को कैसे देंगे? सभी गॉब्लिन्स रोनन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। रोनन सोच रहा होता है कि ये ब्लेड काफी ज्यादा लंबी है और ये काफी ज्यादा चीप मटेरियल से बनी है। इसकी हार्डनेस काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे लगता है कि मैं इस स्वॉर्ड से सिर्फ 15 ही स्लैशेस
फिनिश मार पाऊंगा, पर ये गॉब्लिन्स 30 है। रोनन एस्ली से कहता है कि तुम जरा देखो मैं 15 अटैक में इन सभी गॉब्लिन्स को कैसे खत्म कर देता हूँ। रोनन एक स्लैश मारता है और 3 गॉब्लिन्स के उनके सर को उड़ा देता है। उन सभी गॉब्लिन्स को अटैक करने का मौका भी नहीं मिला था। उन सभी गॉब्लिन्स के सर उसी पोस्चर में होते हैं जैसे कि अटैक करने से पहले हों। एस्ली ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि रोनन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोनन कहता है कि अब 14 अटैक अभी भी बाकी हैं। रोनन एक गॉब्लिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंक के मारता है। वो स्वॉर्ड सीधा उस गॉब्लिन के सर में जाके लगती है और वो गॉब्लिन भी मारा जाता है। रोनन कहता है तो ये आखिरी गॉब्लिन था जिसे मैंने मारा, ये इतना बुरा भी नहीं है। एस्ली सोच रही होती है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कई और गॉब्लिन्स वहां पर आकर रोनन के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोनन एक स्माइल देता हुआ उन सभी के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करता है। वो एक ही अटैक में कई सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। हमें उन सभी गॉब्लिन्स के टुकड़े दिखाए जाते हैं। रोनन उन सभी को मारने के बाद आगे आता है तो उसे आगे एक गॉब्लिन मिलता है। रोनन उसका सर काट देता है, वो आखिरी गॉब्लिन था। रोनन उन सभी गॉब्लिन्स की लाशों के आगे खड़ा हुआ एस्ली से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से तैयारी करो, हमें यहाँ से निकलना भी है। रोनन कहता है कि अब हमें घर जाने की जरूरत है। इसी के साथ रोनन उस गोल्ड वाले बैग को उठा लेता है। रोनन कहता है कि आखिर तुम इस बैग को उठा के कंफर्टेबल कैसे हो सकती हो। रोनन अपने शोल्डर के ऊपर हाथ रखता हुआ कहता है कि मेरे मसल्स अभी तक ग्रो नहीं हुए थे, पर इन गॉब्लिन से लड़ने के बाद मेरे मसल्स जल्दी ग्रो हो जाएंगे। वो दोनों बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर कोई पर्सन एरो से अटैक करता है। वो एरो सीधा एस्ली के ऊपर लगने वाला था, तभी रोनन उस एरो को देख लेता है और उस एरो को पकड़ लेता है बीच में। एस्ली उस एरो को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। रोनन कहता है कि आखिर हम पे अटैक करने की हिम्मत किसकी हुई। तभी उसकी नजर 2 पर्सन पे पड़ती है। वो कहता है कि तो यहाँ पर कुछ ह्यूमंस हैं। वो दोनों रोनन को बच्चा कह देते हैं, जिससे रोनन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो कहता है कि ये खुद तो बच्चे हैं और मुझे बच्चा कह रहे हैं। एक पर्सन सॉरी मांगता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था वहाँ पर कोई एनिमल है इसलिए मैंने उसके ऊपर अपने एरो से अटैक कर दिया था। उसकी नजर गोल्ड पे पड़ती है। हमें पता चलता है कि ये दोनों कुछ अच्छे पर्सन नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, जो हमारे एरो से अभी एक पर्सन मरने वाला था। रोनन उन दोनों से एक इविल लुक देता हुआ कहता है कि तुम दोनों एक्टिंग करना बंद करो और मेरे क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दो। इसी के साथ रोनन पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। उनमें से एक पर्सन आगे आता हुआ कहता है कि हमें माफ कर देना, जो हमने तुम्हें अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। इसी के साथ वो अपने डैगर को निकाल लेता है और रोनन के ऊपर अटैक कर देता है। रोनन हमें बताता है कि ये तो कालीबोरो है। कालीबोरो मतलब दोस्तों डकैत। वो उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लेता है और उसके ठोड़ी पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और वो वहीं पे गिर जाता है। दूसरा पर्सन रोनन के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एस्ली बीच में ही टेलीकिनेसिस पावर को यूज करते हुए उसे बीच में ही रोक लेती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। रोनन तुम्हें आसपास ध्यान रखना चाहिए। वो पर्सन कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर पा रहा। रोनन एस्ली से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। एस्ली इसी के साथ रोनन उसके डैगर को छीन लेता है और उसी के डैगर से उसके टुकड़े कर देता है। एस्ली काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो रोनन से पूछती है कि क्या ये पर्सन मारा गया। रोनन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई तुम्हें मारने आए तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए। तुम्हें इनके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कालीबोरो थे। एस्ली पूछती है कि कालीबोरो क्या होता है। रोनन बताता है कि कालीबोरो वो पर्सन होते हैं जो कि किसी भी पर्सन के गोल्ड को छीन लेते हैं और उन्हें मार देते हैं बड़ी बेरहमी से। ये पूरे एम्पायर का सबसे इविल ग्रुप है। इसी के साथ रोनन दूसरे पर्सन के पास आ जाता है और उसे डैगर मार के उसे भी मार देता है। उन पर्सन के पास एक पोटली होती है, जो पोटली अपने आप उछल रही थी। रोनन कहता है कि आखिर इस बैग में क्या है, ये अपने आप मूव कैसे कर रहा है। एस्ली कहती है कि मुझे लगता है कि इसमें एक एनिमल है। रोनन कहता है कि हाँ मुझे भी शायद ऐसा ही लगा। रोनन उस बैग को खोलता है तो उसमें से 2 ब्लू आंखें रोनन को घोरी होती है। तभी उस बैग में से बड़ी तेजी से एक बर्ड बाहर निकलता है। वो एक ब्लू रंग का बर्ड होता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। रोनन और एस्ली उसे देख ही रहे होते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारा पास्ट रीइंकार्नेशन एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।